जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारतीवी से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज जो प्रोग्राम है इस पे हमने जो महान क्रांतिकारी थे वीर सावरकर जी, उनके जीवन पे एक परिचर्चा रखी है। और हमारे जो मेहमान है मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री प्रेम कुमार जी है, जो समाज सेवी है, कवि है। और समाज सेवी अजीत चौधरी जी है। और समाज सेवी श्री सुदीप त्रिपाठी जी भी है। तो ये भी नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद। और ये अपने विचार रखेंगे इनके जीवन के बारे में। तो आप लोग किसी के भी कोई सवाल है तो आप लोग जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं तो सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव रख सकते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर हम इनकी ड्यूटी पे अपने से विचार रखेंगे। तो दामोदर सावरकर जी का जन्म 1883 को इसी दिन मतलब कि 28 मई को हुआ था, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और आ, उनका उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन करी थी, उसके अध्यक्ष रहे थे विनायक जी। और शुरू से ही समाज सुधारक थे, देश के लिए काम करना चाहते थे सावरकर जी। और फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में उन्होंने एडमिशन लिया था अपने जो स्कूल के टाइम में। फिर बाद में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में। और उन्होंने और उनके भाई ने एक सोसाइटी का निर्माण करा था जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। उसके बाद वो यूके चले गए थे अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए, मतलब वकालत का जो कोर्स करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। और वहां भी उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया हाउस फॉर फ्री इंडिया सोसाइटी, तो ये संस्थाएं उन्होंने ज्वाइन करी इंग्लैंड में जाके उस समय, इंडिया हाउस फॉर फ्री इंडिया सोसाइटी। और इन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी थी। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 की जो विद्रोह था हमारा भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसमें इन्होंने ये किताब लिखी थी इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको अंग्रेजी सरकार ने बैन लगा दिया था। और 1910 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था इंग्लैंड से और उनको भारत भेज दिया गया ताकि उनको सजा हो सके। फ्रांस से, चलिए बताते हैं कि बीच में जैसे जब वो वापिस भेजा जा रहा था उनको, तो फ्रांस से भी इन्होंने मदद मांगी थी। लेकिन फ्रांस ने इनको फिर से जो अंग्रेजों ने किया। और फिर इनको 50 साल की सजा सुनाई गई इनको। 2 बार का जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है, जो उम्र कैद होती है, तो 50 साल की इनको सजा सुनाई गई। और सेल्यूलर जेल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो काला पानी हम कहते हैं, तो वहां इनको रखा गया था। तो ये 10 साल ये वहां रहे। और अपने इन्होंने बताया, इन्होंने काफी सारे जो पत्र भी लिखे उसमें। तो उसमें फिर 1920 में इनको रिहा किया जाता है इनको। और इन्होंने फिर हिंदू राष्ट्र के लिए इन्होंने मांग करी थी, हिंदू महासभा के ये प्रेसिडेंट थे ये। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, एक ये बड़ा रोचक है कि 1942 में एक फैसला निकाला था कि क्विट इंडिया बट कीप योर आर्मी देयर। उन्होंने अंग्रेजों को ये बोला कि तुम भारत को छोड़ दो लेकिन आपकी आर्मी इंडिया में रखो। तो इन्होंने उसकी आलोचना करी कि भाई ये तो और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, अगर भारत को ये अंग्रेज छोड़ते हैं तो फिर आपकी आर्मी यहाँ रहती है। तो इन्होंने इस बात का विद्रोह किया था इन्होंने। तो 1942 में फिर इन्होंने जो हिंदू महासभा की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट से था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो इनका नाम भी उसमें आता है, इनके खिलाफ भी केस चलता है, जो वीर सावरकर के खिलाफ भी। तो ये कहा जाता है कि ये भी शामिल थे उनकी हत्या की साजिश में। लेकिन बाद में उनको बरी कर दिया जाता है और उसमें कोई उनके खिलाफ कोई मामला नहीं होता। तो अब 1963 में फिर आखिरी में, जो 1966 में इनकी मृत्यु होती है, तो इन्होंने खुद ही अपना शरीर त्याग दिया था। और ये कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सपना था, जो मैंने भारत के लिए सपना देखा था, जो मेरा मिशन था, वो पूरा हो गया। इन्होंने फिर जो जल और जो खाना वो पीना वो बंद कर दिया था और अपना शरीर त्याग दिया। और इन्होंने कहते हैं कि मेरा जीवन का जो मैंने अपने भारत के लिए सपना देखा था वो पूरा हो गया। तो ये था। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जब तक पहले की जो सरकार थी उन्होंने इनके योगदान को नहीं माना। अब ये जो मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने फिर से ये वीर सावरकर जी के बारे में बताया और इनको ये मुद्दा इन्होंने आगे रखा। और अब काफी लोग इनको मना रहे हैं। तो इसी के लिए हम चाह रहे थे हमारे युवाओं को और बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए। तो ये हमने इनके जीवन के बारे में बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपके क्या विचार है। तो शुक्ला जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने विचार रखिए वीर सावरकर जी देखिए के क्रांतिकारी के बारे में।
वीर सावरकर जी की जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत टीवी चैनल को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। और जो ऐसे महान क्रांतिकारी के कार्यों को देखिए, हर व्यक्ति में कुछ गुण और दोष होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जिसको आगे बढ़ाना है तो उसके गुणों की तो खाली तारीफ होगी, उसके बुराइयां छोड़ दी जाती हैं। लेकिन जिसको आपने मिटाना है, जिसके प्रशंसा नहीं करनी है, जिसकी कदर नहीं करनी, उसकी बुराइयां ही समाज में बतानी है। एकमात्र एक ऐसा क्रांतिकारी आप बता दीजिए जिसको 2 बार जीवन काले पानी की सजा मिली, आजीवन कार्यपानी, और इतनी यातना मिली हो जितनी यातना उन्होंने सही है। किस मिट्टी के बने होंगे आप देखिए। इनको जब ये वहां से इनको अंग्रेज सैनिक पकड़ते हैं, ये पानी के जहाज से कूद जाते हैं, उसके छेद से, बाथरूम के छेद से। आज तक के इतिहास में ऐसी दूसरी घटना देखने और सुनने को नहीं मिलती है कि कोई ऐसा वीरतापूर्ण कार्य कर सकता है। और देखिए उसके बाद वो पहुंच जाते हैं फ्रांस की धरती पर, और वहां पर इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इतने लालची और दलाल लोग हैं। इस व्यक्ति के जितने गुणों को मैं बताऊं, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा समय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल अगर इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनके जीवन की बात है। इन्होंने खुद लिखा कहा है, हाँ मैंने स्वयं को झंझटों में डाला है। आज लोग कहते हैं झंझट से बचो, लड़ाई से बचो, किसी से मत उलझो, किसी की सहायता मत करो, किसी के बारे में सोचो मत, अपने बारे में खाली सोचो। जहां इस देश में स्वार्थी प्रकृति के लोग इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, तहां वीर सावरकर के विचारों से उन्हें सीखना चाहिए। इन्होंने खुद कहा है कि हाँ मैंने स्वयं को झंझटों में डाला है, क्योंकि मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए लड़ना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, अपना धर्म मानता हूँ, और राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी साहित्य रचना करना भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब ये जेल में बंद होते हैं, 7x7 की वो कोठरी मैंने संदीप जी देखी है, मैं 3 बार गया हूँ वहां पर, और वहां मेरा जाने का यही होता। मेरे स्वर्गीय जो रविचंद्र गुप्ता जी हैं संस्थापक, उनकी बड़ी इच्छा थी, एक बार उनकी टिकट करा ली, लेकिन डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया। मैं अपनी माता जी को ले गया हूँ 3 बार। इतना बढ़िया समुद्र है वहां का, इतना बढ़िया वातावरण, लेकिन पहले सोचिए आज से 100 साल पहले क्या हालत रही होगी। वहां जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना, क्योंकि इतना गहरा सागर चारों तरफ है और बीच में जमीन है। आप कहीं जा नहीं सकते हो, तैर करके जा नहीं सकते हो, कोई साधन आपका है नहीं। तो जो लोग वहां से भागते थे तो मरते थे, आत्महत्या करते थे। समुद्र के बिल्कुल किनारे बनी हुई है जेल, 7x7 की कोठरी है, 7x7, इसलिए सेलुलर जेल कहते हैं। एक जैसी कोठरियों की सैकड़ों संख्या है वहां पर। हर कैदी को 7x7 का छोटा सा एक कोठरी, एक खिड़की, एक लोहे का दरवाजा, बस कुछ नहीं है। उसी में रहना है, उसी में अपना जीवन यापन करना है। उनको सेकंड फ्लोर दे रखा था। ऐसा बोला जाता था कि जो सजाए काला पानी जाता था तो वापस नहीं आता था। बिल्कुल नहीं उसमें आता भी था। इतना इन्होंने जो देश के लिए सहन करा। आप ये देखिए जो अंग्रेजों ने जुल्म करे इनके ऊपर, और फिर भी जैसे आजकल के जो युवा लोग हैं, छोटी सी इनको फैसिलिटी नहीं मिलती तो वो इनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये ऐसे महान क्रांतिकारी, ये इन्होंने देश के लिए इतना कुछ था, तो काफी प्रेरणा स्रोत है ये सभी के लिए। देखिए इनको जो गांधी जी के साथ घटना हुई गोडसे से, वो विचारधारा के चलते इनका जो उपेक्षा कर दी गई, कांग्रेस की सरकार थी। और लेकिन इनके जो कार्य हैं, गांधी जी से पहले इन्होंने हर काम किया हुआ है। जो गांधी जी ने शुरुआत की है, जो प्रयोग किए हैं गांधी जी ने 1916 में आके, उससे 5-10 वर्ष पहले ही वो सारे के सारे काम सावरकर जी ने करे हैं। वो एक एक उदाहरण के साथ हम बता भी सकते हैं, लेकिन समय की बात है कि इनकी आजादी कहानी में क्या योगदान है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी इनकी प्रेरणा से बने थे। गांधी जी को तो मानते थे, क्योंकि ये गांधी जी जो है सर्वमान्य हो चुके थे, तो गांधी जी को मानना तो मजबूरी, तभी कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी जी आंदोलन की मजबूरी बन गए थे, लोगों को जोड़ने वाले फेविकोल के रूप में वो प्रसिद्ध थे, तो इसलिए हर आदमी उनको मानता था। लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी नीतियों को माने, गांधी जी को व्यक्तिगत मानता था। कुछ लोग उनकी नीतियों को मानते थे, कुछ उनकी नीतियों पे चलते थे, कुछ अपनी नीतियों पे चलते थे, मानते जरूर थे, सम्मान जरूर करते थे, ये बात थी, ये होनी भी अच्छी बात भी थी। लेकिन जहां तक सावरकर जी की बात है, उनके इतिहास को, उनके कार्यों को पढ़ाया नहीं गया, किताबों में स्थान नहीं दिया गया। आज तक उनके बारे में बात करने में एक वर्ग विशेष के लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पता नहीं उनका क्या ले लिया है। मैं आज आपको बता रहा हूँ।
भी शुक्ला जी वो सवाल उठाता है बार बार इनकी जो मानता है उसको कम करने की प्रयास करता है। और जो जी पहले तो इनको कुछ जाना ही नहीं जाता था जो योगदान है इनका देश के लिए। तो ऐसा क्यों है, विपक्ष क्यों ऐसा मतलब इनकी जो मैं मानता उसका को कारण मैं क्या पता बता रहा रहता हूँ। गांधी देखिए, गांधी जी के विरोध में आज राजनीति होती है। आप है। किसी सरकार के विरोध में, किसी बड़े दल के विरोध में अगर आप कोई चीज करते हो, अभी बेलारूस में देखा नहीं कि एक अपहरण करके उसको उतार लिया, उस पत्रकार को, वो उनकी खुली नीति का विरोध करता था, कुछ नहीं करता था, उसको उतार लिया, पूरा एक हाईजैक कर लिया हवाई जहाज उसको उतारने के चक्कर में। तो जो सनकी लोग होते हैं, जो घमंड में होते हैं, जो तानाशाह लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये तो जीवित रहे तो मार दिए जाते या गायब हो जाते, जैसे नेताजी गायब हो गए। नेताजी के बिल्कुल बारे में कोई बता नहीं पा रहा है, अरे कहाँ कहाँ खो गए वो। अगर वो बिल्कुल। एक्सीडेंट में मरे तो उनकी अस्थियां लाओ, डीएनए टेस्ट कराओ। अगर नहीं मरे हैं तो क्या हुआ है आज तक नहीं बता पाया कोई। क्यों नहीं बता पाया भाई? कहाँ चली गई विज्ञान, कहाँ चला गया साइंस, विदेशी कहाँ मर गए। आज दुनिया नहीं की बिल्कुल बड़ी बड़ी खोजें हो जाती है, हजारों साल का साहित्य खोज सवाल। लिया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता खोज ली, और नेताजी की अस्थियां नहीं खोज पाए, नेताजी को नहीं खोज पाए, लाल बहादुर शास्त्री की कैसे मौत हुई आज तक नहीं बता पाए। तो बात प्रश्न है, जो चीजें विवादित हो जाती हैं उनको लोग बता नहीं पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर राजनीति में स्पष्टता नहीं है तो फिर काहे की राजनीति। तो इनका भी जीवन ऐसे ही रहा है। बात और आपने सही शुक्ला जी जी आपने। और थोड़ी समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं जो संदीप त्रिपाठी जी है उनसे पूछना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे इनके जीवन के बारे में, आप कैसे आंकते हैं त्रिपाठी जी? देखिए संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने सावरकर जी पर एक चर्चा का कार्यक्रम रखा, क्योंकि सावरकर जी का नाम लेने से भी लोग डरते हैं। हम्म। एक राजनीतिक छुआछूत जैसे उनके साथ भेदभाव का आज तक की सरकारों ने रखा, तो ये ये कर्म। बड़ा दुखद है कि जिन्होंने अपना जीवन, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहानियां बना बना के लोग प्रचारित करते हैं, जिससे कि उनका जो है सम्मान ना हो समाज में। लेकिन अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये मीडिया कुछ लोगों की बात की बपोती नहीं रहेगा, गुलामी से खुल गया है, सोशल मीडिया आ गया, तो सब अपना विचार रखने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए एक तरह से लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है, जिससे लोगों तक सच्चाई पहुंच पा रही है। तो अब लोगों को पता चल रहा, हाँ सावरकर भी कोई थे, सावरकर भी कुछ जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया। नहीं तो लोगों को, बच्चों को, बड़ों को कहीं सिलेबस में है ही नहीं, कहीं किताबों में है ही नहीं। अच्छा तो तो ये ये जो एक, आप मीडिया को दिखाता नहीं है, आप ये बताइए मेरे को, कौन से मीडिया चैनल इनके ऊपर आज प्रोग्राम करके दिखा रहा है? कौन क्यों वही क्यों नहीं चीज, कर रहा? वो ये मीडिया नहीं। अभी तो देखिए क्या है कि अभी तो जो सावरकर जी की विचारधारा की जो अभी सरकार है, सावरकर जी की विचारधारा से मेल खाती हुई सरकार कह सकते हैं। देखिए जो हिंदुओं का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर जी उस संघ के सदस्य या उस संघ से उनका कोई ऐसा मतलब कोई ऑफिशियल जुड़ाव नहीं था, लेकिन संघ उनकी विचारधारा और संघ की विचारधारा मेल खाती है। इन्होंने देखा कि भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन ये आजादी कब तक रहेगी? क्या हम, हमारा देश बार बार गुलाम हुआ है। सबसे पहले हमारा देश गुलाम हुआ जब चाणक्य के समय में, सिकंदर जब आया तो वो यूनान से वहां की पूरी सभ्यता लेके आया और हमारे देश पर लगभग उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। वही नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी कि बांटो, फूट डालो, राज करो, एक दूसरे को लड़ाओ और किसी का साथ दो, किसी को हराओ, ऐसे करके उसने पूरे देश पर लगभग कब्जा कर लिया। हमारा देश गुलाम हो चुका था सिकंदर का। उस समय पर चाणक्य ने पूरे देश को इकट्ठा किया, चंद्रगुप्त को खड़ा किया, और मुख्य रूप से चाणक्य के बारे में लोग नहीं समझते। चाणक्य का मुख्य उद्देश्य यही था, उनकी दुश्मनी मगध से, तक्षशिला से या अन्य राज्यों से नहीं थी, उनका था कि हमारा देश यूनाइट हो, विदेशी आक्रांताओं से लड़ सके। उन्होंने देश को आजाद कराया, देश को आजाद सिकंदर से देश को मुक्त कराया। एक तरह से सबसे पहली जो हमारी देश की गुलामी, जो स्वतंत्रता का युद्ध हुआ, वो चाणक्य के समय में हुआ, और चाणक्य ने उसका बहुत सफल नेतृत्व किया और देश को आजाद कराया। दोबारा जो है आपके मुगलों के आक्रमण हुए, बाहरी आक्रांता है, उन्होंने हमारे देश पर जगह जगह पर
कब्जा किया, लूटमार करी और बहुत ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों का शोषण होता, क्योंकि हिंदू मूलतः यहाँ के नागरिक थे, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, तो शोषण होता हिंदुओं का ही हो रहा था। लोगों के अंदर ये कोई भाव था नहीं कि दूसरा वर्ग, दूसरे ग्रुप वर्ग के लोग भी हैं दूसरे वर्ग के लोगों से, क्योंकि उनकी नीतियां अलग थी। हमारे यहाँ युद्ध नीतियां हैं कि पीठ अगर दिखा देगा तो दुश्मन को मारेंगे नहीं। बड़े बड़े युद्ध हुए, तो युद्ध नीतियां अपने वचनों पर चलने वाला देश था। अब ये विदेशी आक्रांता है, उनकी तो युद्ध नीतियां थी नहीं यहाँ पे, उनकी तो अलग युद्ध नीति थी। तो उनसे हमारा देश, क्योंकि वो एक मतलब आप कह सकते हो कपटी या उनकी निकृष्ट विचारधारा थी, बहुत छोटी विचारधारा के लोग थे। हमारी विचारधारा बहुत उच्च आदर्शों वाली थी, जिससे हम उनसे संघर्ष नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें देखी इन्होंने, जो सावरकर जी ने। तो इनका यही कहना था कि हमारा देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन ये आजादी कितने दिन तक रहेगी। और सच्चाई है, आज हमें लगता है, हमें दिखता है कई बार कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी कितने दिन तक चलेगी। जैसे कि देश का बंटवारा हो गया, बंटवारा होना भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई देश की। आगे भी जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, देश आजादी के सही स्वरूप में शायद देश पहुंच नहीं पाएगा। तो ये इनका जो दर्द था, उस दर्द के लिए इन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान जो भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, और असल रूप में हिंदुओं को ही इस देश से लगाव है। उसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जो धार्मिक जड़ है, उसका अल्टीमेट लगाव वहां से होता है। अगर हमारे देश का कोई आदमी अमेरिका में, इंग्लैंड में रह रहा और हिंदू है, तो उसके अगर किसी की उसके घर में मृत्यु होती है, तो वो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने की कोशिश करेगा। जब भी उसको चारों धाम करना होगा तो भारत में ही आएगा। उसी तरह से अगर कोई हमारे देश में कोई क्रिश्चियन है, उसके पास अगर सामर्थ्य होगी तो वो क्या करेगा, वो जाएगा पोप के दर्शन करने, अपने जो उनका वेटिकन सिटी है वहां जाएगा। उसकी श्रद्धा वहां से होगी। वेटिकन सिटी से कोई आदेश आएगा तो उसके लिए सर्वोपरि होगा। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रख के इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं का एकजुट होना और हिंदुओं का सामर्थ्यवान होना जरूरी है, तभी हिंदुस्तान। क्योंकि असली पीड़ा हमारे देश में, कभी भी कोई हमारा आंदोलन होता तो हम वस्तुओं को नहीं जलाते, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पीड़ा, हमें वो अपना लगता है। लेकिन जो लोग हैं जो कि मक्का मदीना से जिनका आदेश आ रहा है, जिनके आदेश वेटिकन सिटी से आने हैं, उनके लिए क्या, उन्हें तो यहाँ से लूटना खसोटना है, उनका अपना घर। तो ये इनका जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को लेकर इन्होंने हिंदू महासभा में काम किया, ज्वाइन किया। और ये कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां थी वो इनको पसंद नहीं थी सावरकर जी को, जिसकी वजह से उसका, उनके जो तर्क थे, उन तर्कों के इनके पास कोई वाजिब जवाब नहीं थे। इसलिए उनको इन्होंने एक नेपथ्य में डाल दिया, इनका जो है तिरस्कार किया, इनको उपेक्षित रखा सरकारों ने इतने लंबे समय तक। जी, अगर आप, मैं ये कहता हूँ आपको सम्मान नहीं करना तो आदमी की बुराई भी क्यों करो। मैंने ये देखा है कि जो राहुल गांधी जी के ट्वीट देखे कि सावरकर के खिलाफ वो लिखते हैं, तो उनको क्या क्या समस्या है, और विपक्षी दलों को इनको दिक्कत क्या है। अगर हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे महान क्रांतिकारियों को जीवन के बारे में जाने और देशभक्ति भावनाओं में जगे, तो उनको परेशानी क्या है इस बात? ऐसा है जी कि देखिए, एक ही समय पर दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो अगर अगला सही होगा तो आप गलत हो गए, अगर सावरकर सही होंगे तो गांधी गलत, गांधी परिवार, ये जो गांधी के वंशज है, ये गलत माने जाएंगे ना। तो इसलिए इनको अपने को सही दिखाने के लिए उनको गलत साबित करना इनकी मजबूरी है। जब दो आदमी आमने सामने हैं तो एक तो गलत तो उनमें माना जाएगा। आपने तो ये बोला, इनके बारे में बोला, और ये शुक्ला जी ने भी बोला था चंद्रशेखर के बारे में। हाँ शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर सावरकर गलत थे तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको आजादी चाहिए तो प्रार्थना पत्रों से आजादी नहीं मिलेगी, गिड़गिड़ाने से आजादी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने शस्त्र के बल पर देश को गुलाम बना रखा, उनसे शस्त्र से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्रांति ही एक उपाय है। और बात क्या कही उन्होंने, इसी उद्देश्य के लिए, शस्त्र के बल पर दूसरे राष्ट्र को अपना गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज केवल शस्त्र की भाषा जानते हैं। इसी उद्देश्य से सावरकर ने 1900 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी। ये आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये विशद जानकारी लोगों को नहीं पता है। मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की 1900 में,
आपकी देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 15 साल बाद सावरकर एक संस्था बनाते हैं क्रांतिकारी, जिसका नाम है मित्र मेला। इसके बाद वहां नहीं रुकते वो, उसके आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में रूपांतरित हो जाती है वो संस्था, और फिर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं सावरकर जी। और करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों में क्रांतिकारी विचारधारा का बीजारोपण किया जाता है। विदेश में बैठ करके भारतीयों के मन में क्रांति की भावना पैदा करने का काम ये संस्था करे। कितना बड़ा काम किया है। गांधी जी वहां से पढ़ के आए, यहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अहिंसा सिखा रहे, जिसकी वजह से जो आजादी 1857 का युद्ध लड़ा गया, 90 साल लग गए। अगर लोगों के अंदर क्रांति की भावना भरी जाती और उन्हें अपने देश के प्रति लगाव पैदा किया था, तो शायद हमारी आजादी 50 साल पहले हमें मिल जाती है। 1947 की जगह 1900 के आसपास ही मिल जाती है। ये मेरा कहने का मतलब है जी। आगे प्लीज। और मैं अब अजीत चौधरी जी को चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। अजीत जी, आपने सुना प्रेम कुमार शुक्ला जी ने क्या बोला और संदीप त्रिपाठी जी ने क्या बोला, तो आप क्या विचार इनके जीवन के बारे में, जो प्रेरणा इन्होंने सबके लिए दी, या आप अपने मन के जो आपके विचार जो भाव आते हैं आप वो प्रकट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले जो मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं सावरकर जी को लेकर, एक तो सबसे बड़ी बात, दो दलों में हमारे क्रांतिकारी बटे, जिनको बांटा गया गरम दल और नरम दल। अब जिन्होंने गर्मी की बातें करी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर जी, उन सबों को एक एक करके साइडलाइन कर दिया गया। अभी हमारे साहित्य में न कोई बच्चों को जानकारी दी जा रही है। हमें जो पढ़ाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना खड़ग और ढाल के आजादी मिल गई। ये जो पढ़ाया गया हमारे बच्चों को, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और बारीकी से पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस समय जवानी में लोगों के उद्देश्य और आदर्श कुछ और होते हैं, उस समय जिसने, मतलब मैं सुन रहा था आप लोगों को और वहीं से मुझे कुछ जो मिला, उसमें मैं सोच के हैरान हूं कि 7 बाई 7 के कमरे में, एक कमरे में मलमूत्र भी वहीं करना, खाना भी एक टाइम खाते थे या नहीं मिलता था। मतलब इस स्थिति में मतलब उनको रखा गया और उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी गई। इसको दबाया गया, छिपाया गया कि उनका कोई योगदान नहीं था। आज देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि भारत रत्न राजीव गांधी को मिल जाता है, इंदिरा गांधी को मिल जाता है, गांधी परिवार ऊपर से नीचे तक सारे भारत रत्न हैं हमारे। लेकिन वीर सावरकर जी जितने हमारे सेनानी थे, शहीद हुए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आज मैं सारा दिन न्यूज देख रहा था, उसमें एक आध जगह पे छोटा सा कहीं कोई आयोजन चल रहा है। वो भी एक अच्छी बात है कि ऐसी सरकार है जो आपके ऊपर आपको प्रतिबंधित नहीं करती है। इससे पहले तो आपके ऊपर केस बन सकता था। अगर आप इस तरीके के कार्यक्रम को करेंगे और आप अपनी बात रखेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। आज हम खुलकर बात तो कर रहे हैं, तो इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अभी जो हमारी सरकार है, इनको सबसे पहले तो भारत रत्न, ऐसे जो हमारे वीर योद्धा हुए, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रख करके पहले ये काम करना चाहिए हमारी तरफ से। हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो इसमें मैं आप सभी से जैसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, तो इसमें जो मैं आपको बता दूं कि जो पिछले साल जो क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसमें 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में जो ये विनायक दामोदर सावरकर पुर्तगाल का पुत्र बताया गया है, तो इस पे काफी विवाद हुआ था। तो ये जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो सामाजिक जो 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, तो उसमें लिखा था कि पुर्तगाल के पुत्र थे विनायक दामोदर सावरकर जी। तो इस पे काफी विवाद उठा था इसको। और फिर ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, इन्होंने भी क्या कहते हैं इनके खिलाफ विधान। तो ऐसा मतलब वही मेरा फिर से सवाल है कि ऐसा इन्होंने क्या पाप कर दिया
क्या इन्होंने देश के विरुद्ध क्या इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो विपक्षी दल है वो नहीं चाहते कि इनकी मांगता को आगे बताया जाए? मैं बताता हूँ, मैं संदीप जी, हाँ संदीप जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जब कोई सर्वशक्तिमान अच्छा व्यक्ति होता है, आप उससे जीत नहीं पाते हैं, आप उसके व्यक्तित्व से बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो आप उस पर क्या लगाते हैं? झूठे आरोप। मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे इनके बारे में। मैं इनके खाली एक व्यक्तित्व का सुंदर सा चित्रण है, शब्दों में सुनिए। मझोले कद का, हड्डी मांस का यह पुतला, बहुआयामी विलक्षण प्रतिभाओं का अलौकिक पुष्प था, एक अनुपम चिंतक, विचारक, तार्किक, दार्शनिक, लेखक, साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, इतिहासवेत्ता, इतिहास निर्माता, इतिहास प्रस्तोता, देशभक्त, क्रांतिकारी, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक व संगठन कारक, वह सचमुच एक दिव्य राष्ट्र पुरुष था। इतनी विविधता, इतनी विद्वता, इतना ज्ञान वाला व्यक्ति कैसे उसको बिल्कुल भुला दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा बुद्धिमान राजनीति में कांग्रेस में था कोई? किस तरह से उनको साइड कर दिया गया? ऐसी प्रतिभाओं को मारने का काम, ऐसी प्रतिभाओं का हनन करने का काम पहले से ही चल रहा है, सुनियोजित तरीके से चल रहा है। जो देश को कुछ दे सकता है, देश को मजबूत कर सकता है, तो उसको किनारे कर दो। इतने गुण वाला कोई राजनेता है क्या आज की डेट में, या तब था कोई? इतने गुण है। आपने सही बात करी। आप पर ये बात बताइए, जो भी जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकार है, वो अपने फायदे के लिए वो ऐसे मुद्दों को साइडलाइन कर देती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जो ये ठाकरे जी की जो सरकार है, उन्होंने सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग करी थी। अब वो जो ठाकरे जी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के साथ मिल जाती है और कांग्रेस कहती है कि भाई इन्होंने देश का कोई कंट्रीब्यूशन सावरकर जी का है ही नहीं, उनके साथ तुमने गठबंधन करके सरकार बना रखी है। तुमने जो मांग उठाई थी कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, अब आपने कहीं ना कहीं भूल गए हो आप। तो ऐसा क्यों है? मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो आपने मुद्दे उठाए तो भूल जाते हो, क्योंकि आपकी सरकार है, विपक्ष मतलब दूसरी पार्टी के साथ। ऐसा भारत में क्यों होता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया इस देश में, मुगलों ने नहीं किया, उससे ज्यादा ये पार्टियां कर रही हैं। हिंदुस्तान में पार्टियां होनी नहीं चाहिए। अमेरिकन सिस्टम हो कि जिसको प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बना दिया जाए, उसके नीचे काम करने वाले लोग हों, पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। पार्टी अपनी विचारधारा जबरदस्ती थोपना, फिर उसके आधार पर लोगों को प्रताड़ित करना और उनकी उपलब्धियों को जीरो करना, इसी काम में लगी रहती है, और उसका खामियाजा ये जीवित लोकतंत्र भुगत रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को भुला दिया गया। हिंदी के तमाम क्रांतिकारी लेखक, तमाम क्रांतिकारी कवियों को कौन याद करता है? उनकी जन्म तिथियां कौन मनाता है? उनके बारे में कौन कहीं प्रोग्राम होते हैं? कहीं नहीं होते। पहले दूरदर्शन पे हुआ करते तो वहां बंद हो गए। तो ये सब चीजें केवल पार्टी के नेता, केवल पार्टी के जो स्थापना करने वाले, आज वही स्वतंत्रता सेनानी हो गए, आज वही सब कुछ हो गए, बाकी तो सब भूत हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो पार्टी का संविधान में है कि पार्टी बना के आप शासन करोगे? ये कंपनियां बन गई हैं और लूट घसोट मची हुई है। केवल चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गया है। आज तब एक कंपनी थी, आज जितनी पार्टियां ये कंपनियां बन गई। मैं आपके चैनल माध्यम, इसलिए ऐसे लोगों को भुला दिया गया है और भुलाते रहेंगे। हिंदुस्तान में एक सख्त कानून बने, कोई पार्टी नहीं, जिसको सेवा करनी है वो अपना जनसेवक लिखाए, काम करे, रजिस्ट्रेशन करे, उसका मौका, उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता के आधार पर उसको मौका दिया जाए और उसको सांसद प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के रूप में उसको काम करने का मौका दिया जाए। कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, तब जाके इस देश का भला हो सकता है, अच्छे लोगों को आगे लाया जा सकेगा। नहीं पार्टी विचारधारा के चलते आज ये उनको बुरा बता रहे हैं, कल वो आएंगे इनको बुरा बताएंगे, 70 साल वो बुरा बताते रहे, 70-50 साल ये बुरा बताते रहेंगे, और इस तरह जो प्रतिभाएं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहती हैं या किया है, वो धूल के गर्त में छिप जाएंगे। असली कारण ये है। आप ये बताइए शुक्ला जी, अब जैसे मोदी सरकार है हमारी, तो मोदी सरकार अगर वो चाहे तो जो पाठ्यक्रम है उसमें वीर सावरकर जी के जो जीवनी के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो अब ये क्या इनको कोई बात या किसी जो मीडिया चैनल है इनको बोलना नहीं चाहिए? आप
आप बहुत भोले हैं, सरल हैं, आप अभी जानते नहीं हैं। ये जो थोड़ा बहुत आप बोल पा रहे, बहुत सही बात त्रिपाठी जी ने कही थी कि अगर आप इससे पहले बोलते, ये सरकार नहीं होती, आपके खिलाफ अब तक आ गया होता मैटर। इतना ज्यादा तक प्रतिबंध है। शर्मनाक है जी, अगर ऐसे होता है तो इस देश में जहाँ आप बोलने की आजादी है और आपको जो देश हित के बारे में बात करते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर तो क्या कह सकते हैं उसमें, जो लोग हमारे देश को गाली देते हैं। यही तो है, उनको आजादी है क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। इस देश का सबसे बड़ा कानून गलत है कि अल्पसंख्यक कुछ भी कर सकता है, बहुसंख्यक करेगा तो अपराधी है वो। पहले तो अल्पसंख्यक का कानून खत्म होना चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं है, पहले तो अल्पसंख्यक मानो ही नहीं किसी को। हिंदुस्तान का है, अल्पसंख्यक क्या मतलब है? धर्म जाति से क्या मतलब है? हिंदुस्तानी है एक कानून। तो ये जो कानून बनाए हैं बड़े तरीके से बनाए हैं। आप ईसाइयों के बारे में बोल के देखिए, तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और वो आपके हिंदुओं को ईसाई बना रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके जीवित हिंदू को ईसाई बना देते हैं, मंत्र पढ़ के, गिरजे में जाके टीका लगा के 500 रुपए दे के, और एक भी कार्रवाई नहीं होती। और आप अभी उनके बारे में बोल दो, पोप के बारे में बोल दो, किसी के बारे में बोल दो, आपको अभी तुरंत FIR हो जाएगी, नॉन अवेलेबल वारंट आ जाएगा, आपको गिरफ्तार हो जाएगा। ये है कानून हिंदुस्तान में, ये है संविधान। तो कहीं ना कहीं कानून को आप कह रहे हैं, ये किसने बनाए हैं? ये किसने बनाया, क्यों बनाए? इसकी खोज होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उनको बदलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं की चलनी चाहिए। बहुमत हिंदुओं का है, हिंदुओं का देश है। अगर कोई आ गया है गलती से हमारे देश में, हाथ जुड़वाए अपना। अगर उसको अच्छा है तो रहे, और नहीं तो अपना चलता बने। हमारे कानून उनको अच्छे लगते हैं तो रहे, नहीं अच्छे लगते तो अपना छोड़ दो। हाँ, तो हमारे देश में संदीप जी, हाँ जी आप बोलिए। मैं कह रहा था, काफी विद्वान लोग बैठे हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आप देखें कि वहाँ शिक्षा मंत्री कौन था देश का? शिक्षा मंत्री एक वर्ग विशेष के लोग थे और कई सालों तक, लगभग 20-25 सालों तक लगातार। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे? आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? ये इसको लोग बोलने में भी शर्म करते हैं। मैं जो है नहीं हिचकता, किसी को बुरा लगता हो लगे, कोई जो फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतिहास को भी दबाया गया। जो उनके मन की बात थी, जो वो दिखाना चाहते थे, टेक्स्ट में डाला, और जो नहीं डालना चाहते थे टेक्स्ट से बाहर कर। कुछ कमियां थी, वो सारे जो लेफ्टिस्ट, उन्होंने अपनी विचारधारा डाली और इतिहास भी तोड़ मरोड़ के पेश किया। क्रांतिकारियों के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल। तो अब समय की कमी है, 3 मिनट हमारे पास है। तो आप ये बताइए कि जो वीर सावरकर जी है, अजीत जी, मैं आपसे पहले आज तक युवाओं के लिए क्या प्रेरणा, मतलब क्या युवाओं को क्या सीखना चाहिए उनके जीवन से, उनके बलिदान? इसके लिए तो जो शुक्ला जी ने बताया बड़ा अच्छा कि मैं आजकल लोग झंझटों से दूर जाते हैं, और उन्होंने अपने जवानी में कहा कि मैं झंझट मोल लेता हूँ। जिस देश में मैंने जन्म लिया उसका कर्ज अदा करता हूँ मैं, और झंझट मोल लेता हूँ। यही प्रेरणा है। आप देश की समस्याओं अपनी बनाए और झंझट मोल, तो हम एकजुट होकर इस काम को कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं अब संदीप त्रिपाठी जी के पास, धन्यवाद। मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी, आप क्या अंत में संदेश देना चाहते हैं? संदीप जी, देखिए यही संदेश है कि हम सब, देखिए हमारे देश में क्या है कि हम सब व्यक्तिगत बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक सामाजिक और आपसी मेल जोल जुड़ाव का जो है भाव नहीं है। 200 लोग आए, बाबर 200-400 लोग, तैमूर, बाबर, चंगेज खान, वो सब थोड़े से आताई चोर बदमाश टाइप के लोग थे, कोई राजा नहीं थे। लेकिन वो एक एक को, हर कोई ये देखता रहा कि उसको मार रहा है, मेरे पर क्या फर्क पड़ता है, उसको मार रहा है, मेरे पर क्या फर्क पड़ता है। इस सोच की वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। बारी बारी से सब मारे गए और हमारा देश हजारों साल की गुलामी में रहा। हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट कर दी गई। जो हमारा देश इतना आगे था, एक टाइम है, आप देखेंगे इतिहास निकालेंगे तो विश्व की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, पूरे विश्व की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा योगदान था।
भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश होता था, हमारे यहाँ से मसाले, कपड़े, क्राफ्ट की चीजें पूरे विश्व में जाया करती थी। तो ऐसे ऐसा एक, इसीलिए सोने की चिड़िया नाम ऐसे ही नहीं, सब बनावटी कपोल कल्पना नहीं है। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि जो अब जी संदीप जी, एक छोटा सा है कि जैसे जो हम पुरानी बातें अपनी बताते हैं, हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, ये था, वो था, अब उसको बताने का इतना कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, उससे वो महत्वपूर्ण है। तो वो हमारे कुछ पीढ़ियों की गलती से वो चीजें हमारे पास थी, छूट गई है। अब उनको हम गाल बजा गए, कोई फायदा नहीं है कि हमारे पास ये था, बहुत बड़े हम रईस थे, आज हम नहीं है। अब इसका समाधान अब क्या किया जाए? अब समाधान यही है, इसीलिए आज भी हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि जहां भी कोई अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में किसी के ऊपर कोई प्रताड़ित करता है गलत तरीके से, तो हम सबको उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्या माननी चाहिए कि आज उसका नंबर है, कल हमारा नंबर लगेगा। तो हम उसके नंबर में ही हम हाथ साफ कर ले, तो हमारा ऊपर नंबर नहीं आएगा। जब दूसरे किसी के ऊपर कोई अटैक हो, तो हम सबको सम्मिलित होकर उसका प्रतिकार करना चाहिए कि हमारे ऊपर, आपके मोहल्ले में हर जगह कुछ लोग हैं बुरी प्रवृत्ति के, तो वो एक एक को बारी बारी प्रताड़ित करते हैं, सब देखते रहते हैं, सब मन में अपने कुटते रहते हैं। तो सब एकजुट होकर उसके खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, तो कोई भी एक लाइन है कि सबसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, नहीं, आपने बड़ी अच्छी सब बात है जो जी। सबको मिलके उसका सामना करना चाहिए और एक अपने देश के लिए जी। हाँ, तो शुक्ला जी, अंत में समय की थोड़ी सी कमी है, तो अंत में आपका क्या मैसेज है? एक संदीप जी, एक जो है सो क्रांतिकारी कविता से इसका अंत करें शुक्ला जी, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अंत में एक मैसेज अगर आप शुक्ला जी, जो मैं बिल्कुल सरकारों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, कि हमारे जो इसका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए या मीडिया में दिखाना चाहिए, तो सरकारों के लिए क्या आपके विचार है? सरकार को राजेंद्र राजा जी की एक किताब है शहीदों की चिताओं पर, उससे एक कविता है, शहीदों की वजह से ही समूचा देश जीवित है, शहीदों की वजह से ही समूचा देश जीवित है, उन्हीं के त्याग से हंसता हुआ परिवेश जीवित है, उन्हीं के त्याग से हंसता हुआ परिवेश जीवित है। और क्या कहा उन्होंने, शहीदों के कदम पड़ते जहां वह तीर्थ बन जाता, शहीदों के कदम पड़ते जहां वह तीर्थ बन जाता, वतन की धूल को चंदन समझ माथे पे बिठलाता, शहीदों ने सदा परचम को ऊंचा ही उठाया है, शहीदों ने वतन को प्राण से बढ़कर बचाया है, चलो प्रणाम कर ले उन शहीदों को सभी मिलकर, जिन्होंने स्वयं को बस आग पर चलना सिखाया है। और शहीदों से प्रेरणा ले, और जो त्रिपाठी जी ने कहा है, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में केवल शक्ति संघ में है, तो हम संघ बनाए, अच्छे लोगों का संघ बनाए। जिस तरह गलत लोग, लुटेरे लोग अपना गैंग बनाते हैं, वो होता है गैंग, लेकिन अच्छे लोगों को कहते हैं संघ। तो ये जो संघ में जाते हैं त्रिपाठी जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मैंने इनको कहा जाओ, लेकिन कम समय के लिए जाओ, क्योंकि वो संघ का भी काम करो, लेकिन अपने लोगों का भी संगठन बनाओ, अच्छे विचार के लोगों का भी संगठन बनाओ, जो समय पर खड़ा हो सके। हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो कातिल होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो बड़े बुज़दिल होते हैं, वो सामना नहीं कर सकते। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, अगर 4 लोग खड़े हो जाए तो 40 आदमी का मुकाबला कर सकते हैं। इस देश ने तो 40 लोगों ने लाखों फौज को हराया है। चमकौर का युद्ध हमने अगर सीखना है तो राणा प्रताप से सीखें, सीखना है तो शिवाजी से सीखें, सीखना है तो गुरु गोविंद सिंह से सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और उपहार में उनको शस्त्र भेंट करें, उनके जन्मदिन पे शस्त्र की पूजा करें, शस्त्र भेंट करें। कोई खिलौना, लॉलीपॉप, आइसक्रीम, केक पेक कुछ नहीं काटना है, उनको एक तरबूज ला के काटो, उसी जो शस्त्र दो उसी से काटो और काट कर खिलाओ।
ये तुम्हें उपहार में दे रहे हैं, अगर कोई दुष्ट तुम्हारी तरफ देखता है उसको भी इसी तरह काट के खा जाओ। ये अब करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, और ये परंपरा घर से शुरू करनी पड़ेगी। मेरा बच्चे का भी जन्मदिन आ रहा है 4 जुलाई को, तो मैं ये परंपरा दिखाऊंगा कि उसमें इस तरह से केक नहीं कटेगा, फल कटेगा और काट के खाएंगे। अगर कोई हमारी तरफ आंख दिखाता तो हम उसको भी काट के खा जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा। जो दुष्ट सोचते हैं, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो, गुरु जी की कविता है कि हिंसा बहुत जरूरी है। वास्तव में अहिंसा मन की कस्तूरी है। अहिंसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सावरकर जी के इस जयंती पर। जी, आप सावरकर जी की जयंती पे आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और पार्टी की मुहिम रही है हमारे जो शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को। आपका क्या विचार है? मेरे इस विचार में आपको क्या लगा कि होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे देवता शस्त्र शास्त्र धारण करते हैं, एक तरफ पुस्तक, एक तरफ शास्त्र, एक तरफ शस्त्र, दोनों की शिक्षा देनी है और नया गुरुकुल बनाना है। जी हाँ शुक्ला जी, फिर आगे इस पे चर्चा करेंगे हम। जी, कमी है जरूरी है। हम तो बच्चों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र शिक्षण देना चाहते हैं। हम किसी आतताई से बचने के लिए देना चाहते हैं, किसी के बल प्रयोग करने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम गुरु हैं, हमें पता है कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। जिस तरह से महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसी तरह बच्चों को दे। क्योंकि आज बच्चों के साथ जब घटना होती है, आज हजारों बच्चों के साथ डेली घटना होती है, पुलिस प्रशासन क्या करे, मजबूर है। तब हमें अपने बच्चों को खुद मजबूत कराना है। मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ये सावरकर जी की विचारधारा है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ये सावरकर जी की अगर आप जयंती मना रहे, उनकी विचारधारा को समझना चाहिए, वो क्यों ऐसा कहते थे। और इसीलिए कहते थे आतताइयों के खिलाफ आतताई बनना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाज चरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता होनी, ये हमारा धर्म कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं कह रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि बुरा तो हर चीज में लगेगा। ये तो हिंदुस्तान है, ज्यादा बुरा लगने की वजह से हम ऐसे हालत हो गए हमारे। समय की कमी है, आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको संदीप जी। आप इसी तरह देशभक्ति काम करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम।